एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स एलटी ग्रेड में जो सामान्य अध्ययन के जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो जितने भी सारे पूछे जाते हैं प्रश्न को, उनको हम लोग आज सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखा था, है ना, और भी इसके पीछे वैदिक सभ्यता के बारे में भी देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड, उसका जो नाम है मौर्य साम्राज्य। क्या नाम है उसका? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं भिन्न भिन्न एग्जामों में, उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो एलटी ग्रेड में जो भी स्टूडेंट है या मैथ का हो या जो भी किसी का हो, उसके लिए सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है कि इस अभिलेख में अशोक धर्माशोक के नाम से वर्णित है। तो बताना है कि चूँकि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख को बनाया था, तो पूछ रहा है कि किस अभिलेख में जो है धर्माशोक के नाम से वर्णित किया गया है। तो कुमार देवी का जो सारनाथ अभिलेख है, उसमें जो है अशोक को जो है धर्माशोक के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। यानी मौर्यों के इतिहास से सबसे बड़ा कौन माना जाता है, किस पुराण में बताया जाता है कि मौर्य वंश से रिलेटेड है? जो विष्णु पुराण है, यानी विष्णु पुराण किससे रिलेटेड है? तो ये मौर्य वंश से जो है रिलेटेड है। ठीक है, आगे आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणित माना जाता है। तो ये मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के अंतर्गत हम लोग किसका इतिहास जानते हैं? तो आंध्रों का इतिहास जानते हैं। ठीक है, आगे मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाली 20 परीक्षक वैद्य को कहा जाता था। तो उसको हम लोग बोलते थे जांगलिविद बोलते थे। क्या बोलते थे? जांगलिविद उसको बोलते थे। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट लिखा है कि शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं, यानी वो कौन सा शासक है जो मौर्य वंश से रिलेटेड नहीं? मौर्य वंश में कौन कौन आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य आता है, अशोक आता है ना, ये सब सारे राजा आते हैं। ठीक है, बिंदुसार। तो इसमें जो अग्निमित्र होता है, अग्निमित्र जो है ये मौर्य वंश से जो है रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आगे अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था। तो किससे निकालते थे हम लोग? चुनार से। चुनार से जो है अशोक के स्तंभ लेखन के लिए जो है चुनार से जो है निकाला जाता है ये पत्थर। ठीक है, आगे अशोक का वह शिला जो लेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, तो बरावा शिलालेख। बरावा शिलालेख क्या कहता है? तो ये जो है अशोक के धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है। ठीक है, आगे सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, है ना। तो किस जो है राज्याभिषेक पर कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो 8 वर्ष बाद जो है ये जो है कलिंग पर जो है विजय प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्राकृतिक भाषा के पोषक कौन था? तो ये जो है सातवाहन नरेश जो है ये प्राकृतिक भाषा की जो है रिलेटेड है। ठीक है, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। तो सातवाहन काल में जो है कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमको बताना है। नेक्स्ट क्या लिखा है? मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई है। तो किसके शासनकाल में मथुरा मूर्तिकला प्रारंभ हुई थी? तो कुषाण के शासनकाल में जो है ये श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। ठीक है, वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और अशोक जो है ये जो है गिरनार क्षेत्र में जो है यानी गुजरात वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल संसाधन व्यवस्था की ओर अधिक ध्यान दिया है। ठीक है, राजा किसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक में एक ऐसा अभिलेख है जिसमें शाक्य मुनि जो बुद्ध जी थे, महात्मा बुद्ध जी थे, उनका जन्म जो है लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। ठीक है, आगे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। सारनाथ का जो स्तंभ है किसने बनाया था? तो अशोक ने बनाया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। लिखा है कि अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? तो उसको हम लोग बोलते हैं लौरिया नंदनगढ़। क्या बोलते हैं? लौरिया नंदनगढ़ जो है
सबसे अशोक द्वारा अभिलेख है। ठीक है, आगे अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। तो निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख क्या करता है, तो ये जो है कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को क्या करता है, प्रमाणित करता है। गुजर्रा लघु अभिलेख जिसमें अशोक या का नामोल्लेख किया गया है, ये कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है स्थित है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन है, तो जो शिलालेख 12 है, ये जो है किससे रिलेटेड है, तो पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता से समर्पित है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो इसको सबसे प्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसिप ने जो है सबसे पहले ब्राह्मी अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो कहाँ पे इसका पता चला है, तो अनुराधापुर में पता चला है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, यानी पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख लिखा गया था ये किस भाषा में था, तो ये जो है प्राकृतिक भाषा में था। प्राकृतिक भाषा में जो है पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख था। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिम भाग में उत्तीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। तो अरमाइक लिपि का प्रयोग किया था, ग्रीक लिपि का प्रयोग किया था और खरोष्ठी लिपि का, इन 3 लिपियों का जो है अपने उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर की राजगांव के लिए अशोक ने इस लिपियों का प्रयोग किया था। ठीक है, आगे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में क्या करता है, प्रदान करता है। फाहियान भारत कब आया था, तो ये जो है 399 ईस्वी में जो है फाहियान भारत आया था। ठीक है, आगे कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो 13वें शिलालेख में जो यानी अभिलेख जो अशोक का जो से 13वां शिलालेख था उसी में हम लोग को किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो कलिंग युद्ध के बारे में विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो ये समाहर था। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिस्र बोलते हैं। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था, तो एंटीगोन गोनागोनटास है ना। मेंटागोनिया में जो है अशोक का समकालीन राजा कौन, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीगोन गोनटास। ठीक है, टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे शासक था, तो कहाँ का था, तो ये मिस्र का था। मिस्र जो है मिस्र का कौन सा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं टालेमी फिलाडेल्फस। ठीक है, आगे एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, तो ये फ्लीट था। क्या उसको बोलते हैं, फ्लीट हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो ये ब्राह्मी लिपि है। जिस तरह देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखा जाता है, उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, किसने सहिष्णुता उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो इसका नाम जो है अशोक है। सांची का स्तूप किसने बनाया था, तो इसको अशोक ने ही बनाया था। ठीक है, कहाँ पर है, तो ये एमपी में है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया है, तो स्तंभों पर किया गया है। ठीक है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो कहाँ का था, तो ये जो है पाटलिपुत्र का जो है बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे, तो किसके लिए खुलते थे, तो ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्यों के लिए जो है शिक्षा केंद्र के द्वार खुले होते थे, बाकी शूद्र के लिए नहीं खुलता था। ठीक है, नेक्स्ट मौर्य काल में दंड विधान था, यानी दंड कैसे काफ़ी कठोर था, बहुत जो है कठोर दंड दिया जाता था। ठीक, कालसी प्रसिद्ध है, कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, कालसी अभिलेख। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विष्णुगुप्त बोलते हैं, कौटिल्य भी उसको बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन क्या बिताए थे, तो ये जो है श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटका में जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, तो उन्होंने अंतिम समय वहीं बिताया था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो शिलालेख 12 में जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में मौर्यकालीन भारत कालीन के बारे में जो है जानेंगे। मरुत्तर कालीन भारत के बारे में जितने प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि सिमुक संस्थापक था। सिमुक कहाँ का संस्थापक था, तो ये जो है सातवाहन का संस्थापक है। सबसे सिमुक और सबसे सातवाहन। ठीक है, कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए।
तो ये ताम्र धातु में जो है अधिकतम सिक्का इन्होंने बनाया था। ठीक है। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं, किसका उल्लेख नहीं, तो सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं है जिसका द्वितीय शिलालेख है। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत क्या है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो खारवेल के विषय में जो है जानकारी मिलती है। और कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था, तो ये जो है सातवाहन वंश जो है सबसे पुराना राजवंश था। ठीक है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, तो इसका नाम जो है सातवाहन। सातवाहन जो है मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली राज्य यही था। ठीक है। सातवाहन की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो इसका कहाँ थी, तो अमरावती में। अमरावती में जो है सातवाहन राज्य की राजधानी थी। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें लिखा है कि कनिष्क के समय बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है, तो 81 ईस्वी सन में जो है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा जो है अभिलेख की तिथि है। बुद्ध के सिक्कों पर अंकन हुआ है, किसका अंकन हुआ है, तो कनिष्क का अंकन हुआ है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था, तो ये कुषाणों ने जारी किया था ना। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सबसे ज़्यादा कुषाणों ने जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है सिक्कों को जो है जारी किया था। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है, तो काठियावाड़ के रुद्रदामन में जो है मिलता है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए हैं, तो कुषाण में। ठीक है। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया है, तो रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है फले फूले हैं, तो शुंग राजवंश के समय जो है फले फूले हैं। ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें जो लिखा है विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ है, तो ये 58 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभाष्य के लेखक पतंजलि के समसामयिक हैं, तो ये पुष्यमित्र शुंग के जो है समसामयिक थे, है ना। किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है। विक्रम और शक संवत का कितना अंतर होता है, तो ये 135 वर्ष को जो है अंतर होता है। विक्रम संवत की बात करेंगे तो 58 ईसा पूर्व होता है, और शक संवत की बात करेंगे तो ये जो है 76 होता है। ठीक है। तो इसमें जो है इतना का लगभग अंतर होता है। ठीक है। आगे इसमें फ्रेंड्स आया था मिलान करने के लिए बताया था, तो मिलान करें कि एक और जो दिया है क्या लिखा है, एक और लिखा है डिमेट्रियस, और एक और लिखा है सूची को सूची दो से मिलान करना। जैसे डिमेट्रियस की बात करेंगे तो ये जो है एक हिंदी यूनानी है। रुद्रदामन की बात करेंगे तो एक जो है शक है। और गोंडोफर्निज की बात करेंगे तो ये पहला वंश के राजवंश है। और व्यूम की बात करेंगे तो ये हमारे क्या है कुषाण वंश के हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्ड कमेंट करके जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत पर जो है विदेशी आक्रमण, यानी जो हमारा पुराना भारत है इस पर कितने लोगों ने विदेशी आक्रमण किया था, कब किया था, कितने सन में किया था, इन सभी प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।